हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैंने इसका इकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। आज इसका सेकंड भाग होगा, तो आज इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा जो भी वीडियो आए वो आप तक उसकी लिंक पहुंच सके। चलिए इस टॉपिक की आज हम शुरुआत करते हैं। कल हमें पारिस्थितिकीय तंत्र का टॉपिक का डिस्कशन किया था, आज इसका हम सेकेंड पार्ट डिस्कशन करेंगे। आज हम देखते हैं सागरीय पारितंत्र। सागरीय पारितंत्र क्या होता है? तो यह खारा जल होता है। सागर यानी जो समुद्र होते हैं उसका जो पानी होता है वो खारा होता है। उत्पादक इसमें डाइटम, सूक्ष्मजीवी शैवाल और असूक्ष्मजीवी समुद्री शैवाल पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के इकोसिस्टम जिसमें वर्षा के कुछ महीने जल मग्न रहती है और आर्द्र भूमि में पाई जाने वाली वनस्पतियां संतृप्त अवस्था में विकास करने में सक्षम होती है। जीवों के जनन और आवास के लिए होता है। रामसर समझौता। रामसर समझौता क्या है? तो यह आर्द्र भूमि का क्षेत्र है जो लवणीय पीठभूमि या दलदली भूमि होती है। प्राकृतिक कृत्रिम रूप से स्थिर या गतिशील और खारे या मीठे सागरीय या आंतरिक जल से ढका होता है। गहराई निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन में रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने जैसे कि ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन विश्व वेटलैंड्स दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक 169 दल रामसर कन्वेंशन के प्रति अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं, जिनमें भारत भी एक है। वर्तमान में 2200 से अधिक वेटलैंड्स है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है और इनका कुल क्षेत्रफल 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यह है रामसर कन्वेंशन। गौरतलब है कि रामसर कन्वेंशन विशेष पारिस्थितिकीय तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है। विलुप्त हो रहे वेटलैंड्स के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिए जाने का आह्वान करने के उद्देश्य से रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। इस कन्वेंशन में शामिल होने वाली सरकारें वेटलैंड्स को पहुंची हानि और उनके स्तर में आई गिरावट को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार एवं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कमेटी जापान के सहयोग से किया गया। कहाँ पर? तो ये किया गया वन मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। यह रामसर साइट्स इन इंडिया। अब मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड पर क्वेश्चन डिस्कशन बताया है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन्वायरमेंट के संबंधित। तो आप इन क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर सम्मेलन भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। आर्द्र भूमि 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन के आधार पर बनाया और आर्द्र भूमि संरक्षण नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अफवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित होते हैं। तो उसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ना है ताकि आपको इसका आंसर इजीली मिल जाए, ठीक है।
तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर जो है सी होगा, केवल तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्द्र भूमि के 3 वर्गों में इसे विभाजित किया जाता है। पहला है अनूप। इसके अंतर्गत ऐसे आर्द्र भूमि जिनमें पृथ्वी पाए जाते हैं, बहते हुए जल से संबंधित है और मौसमी रूप से उष्मन होता है और सिंचले होते हैं। कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, ये बहते हुए जल से संबंधित है। दलदल, तो इसमें वृक्ष युक्त या वृक्ष विहीन ये दोनों ही हो सकते हैं। जलमग्न मृदा में ही पाए जाते हैं। अब है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन करंट बेस्ड रहता है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। मैंग्रोव वन लकड़ी वाले पौधे होते हैं जो तटवर्तीय सागरीय पर्यावरण में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक संसाधन का निर्माण करता है। तटीय क्षेत्रों की रक्षा में सहायक है। झींगा एवं मछलियों के जनन पोषण उपलब्ध करवाते हैं और मैंग्रोव वनस्पतियां सागर तट की मुलायम पग मिट्टी को बांध कर रखने का भी कार्य करती है। मैंग्रोव वन में अनेक प्राणियों का आश्रय मिलता है, जिसमें कीट पतंगे, केकड़े, झींगा इत्यादि आते हैं। अनेक परजीवी जिसमें पक्षी, सांप, जंगली बिल्ली और मेंढक पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी तट तथा पश्चिमी दोनों तटों पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे कि पूर्वी तट पर गंगा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के मुहाने पर और अंडमान निकोबार द्वीप। मैंग्रोव वनों में मिलने वाले सुंदरी वृक्ष प्रधानता के कारण गंगा डेल्टा के मैंग्रोव सुंदरवन कहलाते हैं। मैंग्रोव के अस्तित्व पर तटीय क्षेत्र में बढ़ती जा रही जलीय कृषि, खनन, आवश्यक एवं औद्योगिक गतिविधियों से खतरा उत्पन्न हो गया है। अब है ज्वारमुख। तो ये खारे जल और स्वच्छ जल नदियाँ, सागर और स्थल खंड का मिलन होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लवणीय एवं मैंग्रोव अनूप भी हो सकता है। सींचले होते हैं और जीवन नितलस प्रकृति के होते हैं, क्योंकि सत्ता पर ही रहते हैं और पके में डूबे रहते हैं। यह दरारे में निवास करते हैं और झींगा एवं मछली जनन होता है। अब है लैंगून। तो यह सागर तट पर रेतीले जमावों या रोतिकाओं से गिरी जल रोशनियाँ लैंगून का निर्माण होता है। जल राशियों का एक या अधिक मार्गों से खुले समुद्र से संबंध स्थापित रखता है। लवणीय या खारा जल एकत्रित होता है। इसके प्रकार कितने हैं? तो तटीय अवस्थिति, इसमें तटीय छिछले जल और एक से अधिक प्रवेश मार्ग द्वारा सागर से संबंधित होता है। एंटाल लैगून, तो ये प्रवाह भित्ति द्वारा घिरे झीलनुमा जल क्षेत्र होता है। लैगूनों का प्रयोग औद्योगिक एवं घरेलू मल, तो ये जल की निकासी कर रहे हैं। अब है प्रवाल भित्तियाँ। तो सूक्ष्म सागरीय जीवों के विशाल समूह द्वारा निर्मित कैल्शियम संरचनाएं हैं जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में छिछले सागर अथवा महाद्वीपीय तट पर विकसित होती है। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता उष्ण स्तर माना जाता है, क्योंकि इनके संरक्षण में अधिक सागरीय जीव जंतु आश्रय के साथ अनेक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। वायुमंडलीय ओजोन परत के शह भी प्रबल भित्तियों पर दुष्प्रभाव पड़ा है, जैसे कि जल में विषैले पदार्थों की वृद्धि, तेल रिसाव और सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र से निकलने वाला बेकार जल। अब है घास प्रदेश परितंत्र। तो इसमें स्थलीय परितंत्र का लगभग 19% क्षेत्रफल पाया जाता है। यह अजैविक मृदा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि आते हैं। इसमें जो मुख्य है वो घास स्पीच है। अब है वन पारितंत्र। तो धरातल की लगभग 40% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पारितंत्र को देखें तो ये विश्व का लगभग 20% क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो वार्षिकी वर्षा इसमें 25% से भी कम होती है। इसमें झाड़ियाँ जो है वो लाइकन मास ये पाई जाती है। अब है शस्य प्रदेश पारितंत्र। तो यह अनंत तथा उपज के अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य होता है। इसमें मक्का, धान आदि में खरपतवार घास का उगना है। पारिस्थितिक
पिरामिड में आहार श्रृंखला जैसे जैव, इसमें जैव प्रजातियों की संख्या और ऊर्जा की उपलब्धता और जैव भार, ये इसका पिरामिड है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो बढ़ते पोषण स्तरों में जीवों की संख्या घटती जाती है, जैसे कि शेरों की संख्या और कम, हिरणों की संख्या, वनों में घास या झाड़ियों की संख्या बहुत ही अधिक है। पोषण स्तर 1 से प्रारंभ होकर बढ़ते पोषण स्तरों में सकल जैव भार प्रगामी ह्रास होता है, अर्थात पोषण स्तर 1 में सर्वाधिक जैव भार व पोषण स्तर 4 में सबसे कम जैव भार होगा। प्रत्येक बढ़ते पोषण स्तर में ऊर्जा की उपलब्धता घटती जाती है। पारिस्थितिकीय पिरामिड के प्रकार, तो इसमें जैव संख्या पिरामिड, जिसमें जैव संख्या पिरामिड में आहार श्रृंखला में क्रमिक रूप से बढ़ते पोषण स्तरों में जीव को संख्या में प्रगामी ह्रास के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण को जैव संख्या पिरामिड कहते हैं। यह प्राथमिक उत्पादों की संख्या होती है। जैव संख्या पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। घास स्थलीय एवं फसल स्थलीय पारितंत्र के जैव संख्या पिरामिड सीधे होते हैं, जबकि एक पेड़ के पारितंत्र का जो संख्या पिरामिड है वो उल्टा बनेगा। और घास स्थलीय और फसल स्थलीय पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी, जिसे सीधे पिरामिड के आकार पर दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि घास स्थलीय या फसल स्थलीय पारितंत्र है, उसका पिरामिड सीधा है या उल्टा है। तो आप इनको ध्यान से देखें ताकि आप इसको नोट कर पाए। आगे देखते हैं जैव भार पिरामिड। तो सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, जो बढ़ते पोषण स्तर के साथ साथ जीवों का सकल पर जैव भार को कम होता जाता है। यह ऊपर के भागों में उपभोक्ता जंतुओं का भार दिखलाया जाता है, जो पिरामिड भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वन एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधे बनते हैं, क्योंकि दोनों तंत्रों में प्राथमिक उत्पादकों का भार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के भार से क्या होता है? अधिक होता है। अब है ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, जो ऊर्जा पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रति क्षेत्रफल इकाई में प्रति समय इकाई पर प्रयोग में लाई गई ऊर्जा की कुल मात्रा को व्यक्त करता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होगा वो हमेशा क्या सीधा बनेगा। प्राथमिक उत्पादक चौड़े आधार पर दिखाए जाएंगे और बढ़ते पोषण स्तरों पर ऊर्जा का ह्रास होता जाता है, और उच्चतम पोषण स्तर के उपभोक्ता द्वारा सबसे कम ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड प्राथमिक उत्पादक जितनी सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर अपना भोजन बनाते हैं, और इसका केवल 10% भाग ही अपने पास संचित कर पाते हैं। शेष 90% ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। 10% ऊर्जा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में स्थानांतरित होती है, और हर पोषण स्तर पर ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर को देते हैं। शेष सभी जो पोषण स्तरों में 9.4% ऊर्जा नष्ट होती रहती है। अब है MCQ। तो MCQ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य इसमें से सही है? तो जो मैंने पिरामिड आपको बताए थे उसी के यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको देखना है कि कौन सा पिरामिड सीधा होगा या उल्टा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन रखे हैं, आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन हर साल UPSC PT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब से आपका जो है इंडियन फॉरेस्ट एग्ज़ाम इसमें PT में शामिल कर दिया, क्योंकि पहले ये दोनों एग्ज़ाम अलग अलग होते थे, लेकिन अब इसका PT दोनों ही एक साथ होता है, इसलिए इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा सेकेंड पार्ट।
तो आगे हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।